हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम आरएएस प्रीलिम्स के लिए जो सर्वे और स्कीम का टेस्ट है उसको लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर जो भी करंट में स्कीम रही हैं और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कंप्लीट करा दिया गया है मूमल की करंट अफेयर सीरीज़ में। तो अगर उसको आपने ना देखा हो तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो आज का जो टेस्ट है उसको आप लगा के अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं खुद को। और ये जो टेस्ट है आज का हमारा सम्यक इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया था, तो इसको देख लीजिएगा। इससे और भी डिफरेंट कोचिंग के जो टेस्ट हैं वो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो उनको जाके देख सकते हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और जो भी वीडियो हो आप तक पहले पहुँचे। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़, जो कौन सी है, इकोनॉमिक सर्वे और फ्लैक्सी टीम का। ये पार्ट 1 है, तो 2 पार्ट हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 2 दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। ये तो कथन क्या दिया है, पहला, थोक मूल्य सूचकांक जो है सभी प्रकार के व्यापार और लेन देनों में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण संकेतक है। और दूसरा कथन क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो क्या है सभी राज्यों के लिए डब्ल्यूपीआई को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो इसमें से हमको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। तो क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सभी राज्यों के लिए डब्ल्यूपीआई को मासिक आधार पर जारी करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका जो होगा केवल 2। इसमें कथन बताना है गलत कौन सा है। तो ये दूसरा कथन जो है ये गलत है। तो क्यों गलत है देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो क्या है, डब्ल्यूपीआई व्यापक रूप से क्या करता है, मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक जैसे अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी डब्ल्यूपीआई जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डब्ल्यूपीआई को आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, जो राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है राजस्थान में, इसको कौन जारी करता है अगर आपसे पूछे तो राजस्थान का जो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है वही इसको जारी करता है, क्या, मासिक आधार पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मासिक आधार पर डब्ल्यूपीआई को राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है वो जारी करता है, ना कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये नहीं जारी करता है। राज्य स्तर पर राजस्थान में कौन जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। तो ये ध्यान में रखिएगा। और डब्ल्यूपीआई में कुल कितनी 154 वस्तुओं को शामिल किया गया, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही इसमें कुछ अलग से जान लीजिए, जैसे डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष कौन सा लेके चलता है राजस्थान राज्य, तो इसका जो आधार वर्ष है वो 1999 आधार वर्ष लेके चलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में दिया, राजस्थान के संबंध में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का क्रमशः योगदान जो रहा है वो कौन सा, कैसा योगदान रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया 25 तथा 75 योगदान, दूसरा है 65 तथा 35, तीसरा ऑप्शन है 76 24, और तीसरा ऑप्शन है डी कौन सा, 71 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, तो निजी का रहा है 76% और सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं उसका योगदान रहा है 24%। तो ये ध्यान में रखिएगा। 21-22 के लिए डेटा है और किसमें योगदान है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GFCF भी कहते हैं। तो आगे इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या करता है, या सरकारी और निजी क्षेत्र के स्थायी पूंजी पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय को एक आकलन है। तो ये क्या है, एक सकल स्थायी पूंजी निर्माण है सरकारी और निजी क्षेत्र के स्थायी पूंजी पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का एक आकलन है। साथ ही आगे दिया इसमें जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है की गति जो होती है उस देश के राज्य के विकास की गति को प्रदर्शित करता है। तो ये जहाँ पे भी इसकी गति होती है इस सकल स्थायी पूंजी निर्माण की, तो ये उस देश या राज्य के विकास की गति को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान में रख सकते हैं आप। यह अर्थव्यवस्था के निवेश स्तर का भी सूचक है। अगर आपसे पूछा अर्थव्यवस्था में निवेश स्तर का सूचक कौन है, तो ऑप्शन में अगर दिया हुआ सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। साथ ही क्या है, राज्य में जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF जो है वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष कितने वृद्धि हुई, तो 26%, 26.63% की वृद्धि दर्ज हुई। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है, ये निवेश स्तर का सूचक है, साथ ही ये उस देश के राज्य के विकास की गति को प्रदर्शित करता है, और ये निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में स्थायी पूंजी पर किए जाने वाले शुद्ध व्यय का एक आकलन भी करता है। वर्तमान 2021-22 में कितने प्रतिशत है, तो निजी क्षेत्र का प्रतिशत 76% और
24% सार्वजनिक क्षेत्र का है किसमें, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर पूछ रहा है। तो प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र हैं उसके, कृषि से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उसका योगदान कितना रहा ये पूछ रहा है 22-23 में। तो ऑप्शन दिया है क्या, पहला ऑप्शन है 56%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 21.25% और चौथा ऑप्शन है 28.95%। तो कृषि और संबंध जो क्षेत्र है उसका सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है, तो कितना योगदान रहा है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा 28.95% जो है प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान रहा है किसमें, सकल राज्य मूल्य वर्धन में। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि राजस्थान का जो GSVA है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है और तथा उसके जो उप क्षेत्र हैं उसमें ये योगदान प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा योगदान प्रतिशत किसका है, तो फसल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान फसल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा नहीं, पशुधन क्षेत्र जो है उसका सर्वाधिक योगदान रहा है और फिर दूसरे नंबर पर फसल क्षेत्र आता है, तीसरे में वानिकी और चौथे में मत्स्यायन। अगर वृद्धि दर के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें देखी गई, मत्स्यन क्षेत्र में 17.65% की, और दूसरे नंबर पे आता है फिर फसल, फिर तीसरे में वानिकी और चौथे में पशुधन। तो अगर आपसे पूछे कि वृद्धि सर्वाधिक किसमें रही है GSVA में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में, तो मत्स्यन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि रही है, लेकिन सबसे कम योगदान मत्स्यन क्षेत्र का ही रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। और सर्वाधिक योगदान प्रतिशत वाइज किसका है, तो पशुधन क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के अंतर्गत निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो राज्य में जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है के अंतर्गत कुछ सूचियों को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। इसमें भूमि दी गई और भागीदारी प्रतिशत में बताया गया, तो इसको मिलाना है। तो इसमें देखते हैं क्या है। पहला क्या है, शुद्ध वापित भूमि दिया इसमें। तो शुद्ध वापित भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो शुद्ध वापित भूमि का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 52.34%। और बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो बंजर भूमि का क्षेत्रफल आता है कितना, तो बंजर भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो बंजर भूमि का क्षेत्रफल है 8.08% की भागीदारी है बंजर भूमि की। और वानिकी भूमि जो है उसका क्षेत्रफल हो जाता है 10.87% के आसपास। तो ये देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बी, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है आगे। तो राजस्थान का जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है तो उसमें कितना है 342.89 लाख हेक्टेयर। तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का 342.89 लाख हेक्टेयर। और इसका वर्गीकरण किया गया प्रतिशत वाइज। जो शुद्ध वापित क्षेत्र है वो कितना 52.34%। वानिकी क्षेत्र फिर आता है दूसरे नंबर पर, फिर ऊसर और कृषि अयोग्य क्षेत्र आता है, फिर बंजर भूमि, चारागाह गोचर, चालू पड़ती जो क्षेत्र है, ये सब आता है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिएगा जब PDF पढ़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर। इसमें क्या दिया है, कथन दिए हैं 2। तो देखते हैं दोनों कथनों में क्या क्या दिया है। तो पहला कथन दिया है राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान में राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो राज्य का घरेलू उत्पाद होता है स्टेट का GDP। उसमें क्या होता है कि राज्य में उत्पादित जितनी भी समस्त वस्तुएं उनका अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो स्टेट GDP इसको कहते हैं SGDP। और कथन दूसरा क्या दिया हुआ है कि राजस्थान के संबंध में घरेलू उत्पाद अनुमान केवल प्रचलित कीमतों पर तैयार किया जाता है। तो कथन दूसरा क्या दिया है कि केवल प्रचलित कीमतों पर तैयार किया जाता है। तो इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, तीसरा 1 और 2, और डी कौन सा है, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो केवल 1 इसमें सही होगा। और इसमें दूसरा कथन किस लिए गलत है, क्योंकि ये इसमें लिखा है केवल प्रचलित कीमतों पर। यहाँ प्रचलित और के साथ साथ स्थिर कीमतों पर भी इसको तैयार किया जाता है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में आगे क्या दिया है। राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक मूल्य का योग है। इसका महत्व जो है वो क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। राज्य के लिए नीतिगत निर्णय, निवेश, उपलब्ध करवाए गए अवसरों के परिणामों की वृहद तस्वीर प्रदर्शन करता है। राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर निर्मित प्रति व्यक्ति आय को लोक कल्याण का महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए प्रचलित और स्थिर कीमतों दोनों पर निकाला जाता है। तो यही बता रहा है इसमें। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है 6ठे नंबर का क्वेश्चन। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जो प्रचलित कीमत है उस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है अनुमान क्या है, समय के साथ वास्तविक और आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। तो इस कथन के मूल में निहित प्रमुख कारणों को चिन्हित करना है। तो इस कारण कौन से हैं कि ये प्रकट नहीं करता है वास्तविक आर्थिक विकास को? तो इसमें दिए दो ऑप्शन, पहला है वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन और दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन। तो इन दोनों के कारण क्या होता है कि वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो केवल एक दिया है कूट में, केवल दो, सी एक और तीन, सॉरी सी एक और दो, और डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है सी। ये दोनों के दोनों सही हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है कि वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2022 जो आई थी, इकोनॉमिक सर्वे 22-23, इसको हम पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये टेस्ट लगाइएगा आके, तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है कि क्या आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है उसके अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वित्तीय वर्ष जो 21-22 का वित्तीय वर्ष था उसकी तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो स्थिर कीमतों पे ये बताना है। स्थिर कीमत कौन सी, आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है स्थिर कीमतों पे? तो 2011-12 का आधार वर्ष लिया जाता है स्थिर कीमतों पर, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन क्या दिया है कि ए है 16.10% की वृद्धि दर्ज की गई है, या बी दिया है 7.88% की, सी 8.11% की, या डी 8.19% की। तो क्या है 21-22 की अपेक्षा 22-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है स्थिर कीमतों पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 8.11% की वृद्धि दर्ज की गई है स्थिर कीमतों पर। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है आगे। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो एनएसडीपी होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको कैसे निकाला जाता है? तो पहले बात तो जब भी नेट निकाला जाता है किसी ग्रॉस से तो उसमें क्या होता है, मूल्यह्रास को हम माइनस कर देते हैं। तो जब भी अगर आपको ग्रॉस जो जीडीपी दिया होता है अगर उससे नेट जीडीपी निकालना है तो क्या होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। और अगर आपको, मैंने एक और चीज़ बताई जिससे पहले, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है किससे, फैक्टर कॉस्ट से, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और माइनस सब्सिडी कर देंगे। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे दिया इसमें जो यह जो होता है यह एक राज्य के आर्थिक उत्पादन का वार्षिक माप है जिसे मूल्यह्रास के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। तो नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी से माइनस मूल्यह्रास घटा के निकाला जाता है, ये हमने देख लिया। बढ़ी हुई एनएसडीपी आर्थिक स्वास्थ्य में वृद्धि को तथा कम होती एनएसडीपी जो है अर्थव्यवस्था में मंदी को प्रदर्शित करती है। जो वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है स्थिर कीमतों पे, तो ये दिया 8.11% की वृद्धि दर्ज हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 22-23 में। और जो प्रचलित कीमत है तो उसमें कितनी हुई है, तो 16.10% की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया नेक्स्ट, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए निम्न में से कौन से चर का उपयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो प्रति व्यक्ति अगर आय की हम लोग गणना करते हैं पर कैपिटा इनकम की, इसको पीसीआई भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो अगर इसकी गणना करते हैं हम तो इसमें कौन सा जो नीचे चर दिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें से कौन सा जो ऐसा चर है जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है नेट नेशनल इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, एनडीपी कहते हैं, सॉरी इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो सर्वाधिक उपयुक्त चर है इनमें से प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉरी क्या दिया है। तो एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को गणना करने का उपयुक्त तरीका है। तो एनएनपी निकाला जाता है किससे, जीएनपी से माइनस घिसावट, तो एनएनपी निकल आता है। तो ये यहाँ पे भी ग्रॉस से वो निकाला गया तो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया। एनएनपी को क्या है, देश या राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देने पर कैपिटा इनकम की गणना की जाती है। तो जो पर कैपिटा इनकम की गणना की जाती है वो तो पहले देख लीजिए पीसीआई कैसे निकाला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उस देश का पूरा उसको लेते हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर राज्य का निकाल लें तो राज्य की टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे, अगर देश के स्तर पर निकालते हैं तो पूरे देश की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं। तो जो निकल के आता है वो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है उस देश या उस प्रदेश की। तो क्या है, पर कैपिटा इनकम जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कौन निकालता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। तो सीएसओ द्वारा जनवरी 2015 से
राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। और प्रति व्यक्ति आय क्या है, जो लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक होता है। राजस्थान जो है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1,56,149 रुपये प्रचलित कीमतों पर दिया है ये। अगर स्थिर कीमतों पर यही ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आता है, तो 86,134 रुपये निकल के आता है स्थिर कीमतों पर। तो इतना डेटा ना ध्यान रखिएगा, और अप्रॉक्स में ध्यान रख सकते हैं आप 85-86 हज़ार के आसपास स्थिर कीमतों पर और 1.5 लाख के आसपास प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम है। तो ये ध्यान सकते हो, केंद्रीय स्तर पर जो पर कैपिटा इनकम निकालता है वो सीएसओ निकालता है। कब से, 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना किस पे कर रहा है, बाजार मूल्यों पर कर रहा है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 9वां नंबर, कथन और कारण का है क्वेश्चन। कृषि कथन क्या दिया है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। और कारण क्या दिया है कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हो रही है। तो इसमें कथन और कारण में देखना है क्या कोड दिया है, कौन सा बताना है। तो केवल कथन सही है, या बी दिया है केवल कारण सही है, सी कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन को पूर्णतः संतुष्ट करता है, या डी कथन व कारण दोनों सही हैं परंतु कारण जो है वो कथन को पूर्णतः संतुष्ट नहीं करता है। तो इसमें राइट आंसर बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो उसकी सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो देख लेते हैं क्यों व्याख्या कर रहा है। तो जिस हिसाब से इसमें दिया गया है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बड़े आकार की जो भूजोतों की संख्या में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है, किस लिए, क्योंकि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हो रही है। ये चीज़ कैसे क्लैरिफाई होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है भूमि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 16.14% की भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार की जो जोत है उसमें इतनी कमी आई है। तो इस चक्कर में ये स्पष्टीकरण भी इसका सही मान लिया जाता है। तो इसमें दिया है भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है और बड़े आकार की जो जोत है उसमें क्या हुआ है कि 11.14% की कमी आई है। तो ये इसका सही से स्पष्टीकरण दे सकता है। आगे दिया बड़े आकार के जोतों का प्रतिशत कितना है राज्य में, तो 4.69% और सीमांत किसानों का जोत कितना है, तो 40% के आसपास। लघु किसान जो है वो 21.90% के हैं, अर्ध मध्यम किसान 18.50% और मध्यम कितने हैं 14.78%। तो ये इसे ध्यान रख सकते हैं। राज्य में जो औसत आकार है भूमि का वो कितना है 2.73 हेक्टेयर 2015-16 की जो कृषि गणना हुई थी उसके आधार पर। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का पूर्वानुमान है लगभग कितना, 231 लाख मीट्रिक टन या 254 लाख मीट्रिक टन, या तीसरा दिया है 156 लाख मीट्रिक टन, या चौथा दिया है 335 लाख मीट्रिक टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 10वें का राइट आंसर होगा 254 लाख मीट्रिक टन इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसका क्या पूर्वानुमान किया गया, 254 लाख मीट्रिक टन के आसपास होगा। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन का पूर्वानुमान 254 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतीत हो रहा है, तो 9.71% के आसपास अधिक बताया जा रहा है। तो इसमें जो खरीफ है उसमें कितनी 14% की वृद्धि दर्शा रहा है और जो रबी की खाद्यान्न फसल है उसमें कितनी 7% के आसपास की वृद्धि दर्शा रहा है। तो खरीफ कितना है 98 लाख मीट्रिक टन के आसपास और जो रबी की फसल है 156 लाख मीट्रिक टन में है। 2020-21 में क्या रहा है कि राजस्थान जो है बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, तिलहन और ग्वार फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। तो राज्य जो है किसमें बाजरा में, सरसों में, पोषक अनाज में, तिलहन में, ग्वार फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है और कुल दलहन तथा मूंगफली उत्पादन में द्वितीय नंबर पर रहा है और ज्वार तथा सोयाबीन में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजस्थान ने पहली बार पृथक से कृषि बजट वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। जो कृषि बजट है वो 22-23 में पृथक प्रस्तुत किया गया। तो इस कृषि बजट की थीम क्या थी, तो थीम बताना हमें। ऑप्शन पहली क्या दिया है, हरित राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है आपणी कृषि आपड़ो राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है ग्रीन राजस्थान हमारा भविष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थीम कौन सी थी कृषि बजट वर्ष 2022-23 में जो प्रस्तुत किया गया, तो उसकी जो थीम थी वो क्या है, समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कृषि बजट 22-23 में प्रमुख प्रावधान था क्या, कुल कृषि बजट का प्रावधान जो कितना था 78,938 करोड़ रुपए के आसपास। और संभाग स्तर पर क्या हुआ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन की स्थापना की गई है।
कृषि बजट के आधार पर ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का भी गठन किया गया और राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन को भी शुरुआत किया गया इसी कृषि बजट से, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंट मिलेट्स की भी स्थापना की गई है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसकी क्या करना है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आगे देखते हैं क्या कथन क्या दिए हैं। पहला कथन जो है, केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 2007-8 से इसका प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी दिया है, केंद्र और राज्य वित्त का पोषण कितना अनुपात है, तो 50-50 रेशियो है क्या। ऑप्शन तीसरा दिया है क्या कि NFSM में क्या है, गेहूं कार्यक्रम स्टार्ट किया गया राज्य के द्वारा। तो इसमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो क्या दिया है, ए में केवल 1, बी 2-3, सी 1-3 या डी 1-2-3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है केवल जो पहला दिया है, या केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 2007-8 से शुरू किया गया था। और दूसरा जो कथन इसलिए गलत हो जाता है, ये जो 50-50 रेशियो दिया, 50-50 ना होकर कितना 60:40 का है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, सॉरी, उसका उद्देश्य जो था क्या, 11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना था। मृदा उर्वरकता में वृद्धि और रोजगार के अवसर में वृद्धि, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ये भी उसका उद्देश्य था एक। और 2015-16 में वित्तीयन का जो अनुपात था कितना था, 60:40, हमने बता दिया, इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। प्रमुख घटक कौन कौन से थे इसमें, तो दलहन है, गेहूं है, मोटा अनाज है, पोषक अनाज है, बाजरा, पोषक अनाज फिर से दे दिया इसमें गलत से, फिर ज्वार है, वाणिज्यिक फसल है और कपास है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें केवल गेहूं दिया है, तो ये केवल गेहूं ना होकर क्या क्या, दलहन, गेहूं, मोटा अनाज, ये सब चीज़ें दी गई, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में गेहूं जो है राज्य के 14 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फर्टिगेशन आधुनिक कृषि की नवीनतम प्रणालियों में से एक है। जो फर्टिगेशन विधि है वो कृषि प्रणाली की एक तरह की, पहले तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये आधुनिक कृषि की नवीनतम प्रणालियों में से एक है। इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त जो लाभ है उसमें क्या शामिल है मेन, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें क्या है, मृदा की क्षारीयता का नियंत्रण करता है फर्टिगेशन जो है। दूसरा ऑप्शन दिया, खरपतवार के विकास पर नियंत्रण करता है। या तीसरा, उर्वरक उपयोग की दक्षता में वृद्धि करता है। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्टिगेशन जो विधि है इससे क्या होता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। मृदा की क्षारीयता पर भी नियंत्रण करता है, खरपतवार जो होते हैं उसके विकास पर भी नियंत्रण करता है, और उर्वरक उपयोग की दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी, उसमें भी ये वृद्धि करता है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में आगे क्या दिया। फर्टिगेशन प्रणाली जो है इसमें क्या है, फसलों को विभिन्न अवस्थाओं पर बूंद बूंद सिंचाई के साथ पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है। तो फर्टिगेशन विधि क्या है, इसमें बूंद बूंद करके सिंचाई के साथ पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाता है खेतों में। लाभ क्या है इसका, उर्वरक उपयोग की दक्षता जो है 80 से 90% की वृद्धि हो जाती है। जो उर्वरक डाले जाते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, 80 से 90% की वृद्धि होती है उसमें। मृदा के जल भराव से सुरक्षा होती है इसमें, और लगभग 20 से 25% तक उपज में भी वृद्धि देखी जाती है फर्टिगेशन प्रणाली से। और जो पीएच मान होता है उसका इष्टतम सीमा तक समायोजन कर देता है ये फर्टिगेशन। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के संगत कथन जो है, सही कथन मतलब बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रसूति सहायता, दूसरा क्या है पितृत्व अवकाश, तीसरा मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको। इसका राइट आंसर क्या है 14वें का, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब प्रसूति सहायता के लिए भी है ये योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, पितृत्व अवकाश के लिए भी है, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना भी है। तो एक्सप्लेनेशन में आगे दिया है, पढ़ लेते हैं इसमें। महिला श्रमिकों को क्या है, अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए 45 दिवस की अकुशल मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। और पुरुष जो श्रमिक हैं उनको क्या, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिवस का अकुशल मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाएगा। महिला श्रमिक को स्वयं या पुत्रियों के जो विवाह होता है उनमें क्या, अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। ये कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की। और साथ ही इसमें आगे क्या दिया है, श्रमिकों के पुत्र पुत्री को 60% अगर उनके अंक आते हैं तो छात्रवृत्ति पर लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं आप इस योजना से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, कथन दिए हैं 2, इसमें देखना है क्या क्या। तो राज्य में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कुल 1760 गाँवों का चयन किया गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
को लागू करने के लिए जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। तो इसमें से क्या बताना है हमको, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है तो देख लेते हैं। ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें असत्य कथन बताना है तो ये दूसरा जो है ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब जो दूसरा कथन है वो गलत है। तो इसमें जल संसाधन विभाग ना होकर कौन सा विभाग दिया, विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, तो ये दिया है कौन सा, जो उद्यानिकी विभाग है इसको क्या बनाया गया, नोडल विभाग बनाया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इसमें जो वित्तीयन जो है वो कितना है, केंद्र 60% वहन करेगी और 40% का वित्तीय जो वहन करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। और पहला कथन जो दिया है, राज्य में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कितने 1760 गांवों का चयन किया गया है, और कितने 352 ब्लॉकों में से 1760 गांवों का चयन किया गया है, और जो प्रत्येक गांव है उससे 89 मृदा नमूनों का ग्रहण कराया जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें ध्यान में न रखिएगा, बस कौन से विभाग के अंतर्गत है, तो उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत है, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। और इसका जो वित्तीयन है केंद्र और राज्य का 60-40 का रेशियो है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के उद्देश्य से असंगत कथन का चयन करना है। तो मतलब गलत जो कथन होगा गलत उसका चयन करना है। तो पहला देखते हैं कौन सा क्या दिया है, फसल कटाई के पश्चात की हानि को कम करना किसका, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य दिए नीचे, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो पहला दिया फसल कटाई के पश्चात हानि को कम करना, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार सृजन करना, तीसरा दिया कृषक व कृषक संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, चौथा है मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो इसमें गलत बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए कूट में 1 और 2, बी दिया 2 और 3, सी 2, 3, 4, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असत्य इसमें से कौन सा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। सारे के सारे मतलब सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में आगे दिया है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति केंद्र बनाना, विदेशी स्वदेशी निवेशकों निर्यातकों का निवेश का आकर्षण स्थान बनाना, ये दिया है। और FSSAI जो है आयातक राष्ट्रों के द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मापदंडों की पालन करेगा। और स्थायी रोजगार के लिए संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करना। नीति के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की राशि से कृषक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या, भारत के संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना है। कथन दूसरा क्या दिया है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में उक्त योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो इनमें से सही कथन बताना है। तो केवल एक सही है, बी दिया है केवल 2, या सी 1 और 2, या डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, इसमें जो सही कथन है वो केवल 2 है। तो देख लेते हैं पहला क्यों गलत है। तो आगे दिया है PMFME योजना जो है, इसमें क्या मुख्य प्रमुख घटक क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये ठीक है। आगे इसका उद्देश्य क्या है, भारत के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना। तो यहाँ पे क्या दिया है, संगठित ना होकर यहाँ क्या है, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना। और जो इसका वित्तीयन होगा केंद्र 60% वहन करेगा और राज्य 40%। योजना अवधि कब से कब तक क्या है, तो 2021 से लेकर 24-25 तक। तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसकी योजना अवधि है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट में दिया है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक द्वारा स्टार्ट की गई, या दूसरा दिया राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका या जायका द्वारा स्टार्ट की गई। तो इसमें सुमेलित कथन बताना जो सुमेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन दिया केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो असुमेलित इनमें से कोई नहीं है। तो मतलब दोनों सही सुमेलित हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो ये जो है जापानी संस्था जायका द्वारा वित्त पोषित अनुमानित लागत कितनी 2348 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये संस्था जो दी हुई है कौन सी, जायका, ये राजस्थान वो जापानी संस्था है, उसके द्वारा वित्त पोषित है। कितना बजट है इसका, 2348 करोड़ रुपए के आसपास। और जो समयावधि है कब से कब तक चलेगा, 8 वर्ष तक के आसपास ये प्रोजेक्ट चलेगा। प्रोजेक्ट के तहत क्या है, 27 जिलों में कुल 137 सिंचाई के प्रोजेक्ट का पुनर्वास और जीर्णोद्धार कराया गया है।
नेक्स्ट जो दिया है इसमें आगे, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के बड़े बांधों का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रबंधन करना। लाभ क्या होगा? बांधों की जल भराव क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों को सिंचाई में पेयजल हेतु अधिक जल की उपलब्धता होगी। तो ये सब इसके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, कथन दिया है दो। पहला कथन क्या है? भूजल आकलन रिपोर्ट 2021। कौन सी रिपोर्ट? भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का 78% क्षेत्र अतिदोहित श्रेणी में के अंतर्गत आता है। कथन दूसरा दिया, अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू की जा रही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन, इसमें कौन सा है सही बताना है। तो केवल एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसमें क्या बताना है हमको, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो जो भूजल आकलन रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसके अनुसार क्या है, राज्य जो है प्रदेश जो है उसमें क्या है 78% के आसपास क्षेत्र जो है कौन सी अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कथन दूसरा जो दिया, अटल भूजल योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू की जा रही, तो ये भी सही है। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। भूजल संसाधनों का आकलन है और सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भूजल का दोहन कितना है? 150% है। तो ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय जल कितना? राष्ट्रीय जल मिशन परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है, नामक यंत्र के स्थापित करके, ये जो यंत्र का नाम दिया है TDWLR नामक यंत्र स्थापित करके भूजल स्तर के रियल टाइम डाटा प्राप्त किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना जो स्टार्ट कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई थी अटल भूजल योजना। और कब से कब तक चलेगी? 24-25 तक चलेगी। 2021 से 24-25 की समय अवधि तक चलेगा। इसमें क्या है 17 जिलों और 1139 ग्राम पंचायतों को लागू किया गया है इस योजना को। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। राजस्थान भूजल स्तर में लगातार गिरावट की समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख उद्देश्य हैं? कौन सी योजना के? राजीव गांधी जल संचय योजना के। तो ऑप्शन ए दिया है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, बी है वित्तीय संसाधनों का कंजर्वेशन करना, सी है भूजल स्तर में सुधार करना, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये तीनों के तीनों दिए, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, वित्तीय संसाधनों का कंजर्वेशन करना और भू जल स्तर में सुधार करना। तो ये सभी किसके? राजीव गांधी जल संचय योजना की उद्देश्य है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और ये PDF में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा जब अपलोड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। कथन दिए हैं तीन कथन दिए इसमें। तो पहला कथन है, पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में वृद्धि करता है। पशुपालन क्या है? वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में वृद्धि करता है। कथन 2 है, पशुपालन कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। कथन 3 क्या है? पशुगणना 2019 के अनुसार भारत के कुल पशुधन का 10.60% क्षेत्र जो है राजस्थान में उपलब्ध है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी क्या है 1 2 3। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों कथन जो है सही हैं। तो पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में क्या करता है? कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में वृद्धि करता है। पशुपालन जो है शुष्क कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। और पशुगणना 2019 हुई थी उसके अनुसार क्या है, भारत के कुल पशुधन का 10.60% जो क्षेत्र है वो राजस्थान में उपलब्ध है। आगे दिया, राजस्थान ने पशुपालन का कुछ महत्व क्या है? शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में सूखे अकाल के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में पशुपालन क्षेत्र काम करता है। ग्रामीण लोगों को सतत व स्थायी आजीविका प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पशुपालन 2019 जो हुई थी उसमें क्या है, गोवंश 7.24%, भैंस का कितना प्रतिशत है? 12%, बकरी 14% पाई जाती है, भेड़ सबसे ज़्यादा राज्य में ऊँट पाए जाते हैं, फिर उसके बाद कौन सी? भेड़, फिर बकरी, फिर गाय, बकरी के बाद भैंस और लास्ट में गाय गोवंश। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राज्य में दुग्ध उत्पादक संघों की शीर्षस्थ संस्था है। RCDF की एक प्रमुख योजना के असंगत को चिन्ह करना है। जो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है जिसमें क्या करना है कि असंगत योजना को चिन्हित करना है, जो इसमें नीचे दिया है। तो ए दिया है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, दूसरी चारा बीज वितरण, सी राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा, या चौथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। तो इसमें कौन सा बताना है? गलत है। तो ए दिया है केवल एक, बी केवल 2, सी 2 3, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 22वें का राइट आंसर क्या है? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये चारों के चारों किसके अंतर्गत आते हैं?
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, दुग्ध उत्पादक की सब शीर्ष संस्था हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा को लागू कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2022 को लागू किया गया था। क्या है? स्थायी विकलांगता मृत्यु के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी इसमें। अगर आंशिक विकलांगता होती है तो 2.5 लाख रुपए के आसपास सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना वो 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दुग्ध उत्पादक को प्राप्त होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी दुग्ध उत्पादक हैं अगर वो 5 रुपये सस्ता बेचते हैं तो राज्य क्या करेगा, उनको 5 रुपये के आसपास अनुदान प्राप्त करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 23 मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका मॉडल पर आधारित योजना प्रारंभ की गई है। तो मत्स्य विभाग जो है उसने क्या किया, आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका मॉडल पर आधारित योजना प्रारंभ की गई है। निम्न में से कौन सा जलाशय योजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा जलाशय शामिल नहीं है? ए दिया राजसमंद झील, बी जयसमंद झील, सी माही बजाज सागर, या डी कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है राजसमंद झील जो है उसमें शामिल नहीं है। किसमें? मत्स्य विभाग द्वारा जो चालू किया गया है आजीविका मॉडल पर आधारित योजना जो प्रारंभ की गई उसमें क्या है, राजसमंद झील को नहीं लिया गया है। ये 3 बाकी जलाशय हैं, ये तीनों उसमें है, राजसमंद नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जयसमंद है, राजसमंद नहीं है। तो आजीविका मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिया, आगे देख लेते हैं। आजीविका मॉडल पर शून्य राजस्व पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में आय व रोजगार के संसाधन विकसित करना। इस मॉडल में मछली पकड़ने की संपूर्ण कीमत मछुआरों को स्थानांतरित की जाएगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राम सागर बीसलपुर में जो पड़ता है, राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, जयसमंद बांधों से मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केज कल्चर योजना में माही बजाज सागर बांध में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना। कौन सी? राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण के प्रसार के बढ़ावा देने के लिए औषधि योजना स्टार्ट की गई, घर घर औषधि योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन संचालित कर रहा है इस योजना को? तो ये बताना है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन ए है वन विभाग, बी है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, सी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, या डी पर्यटन विभाग। तो घर घर औषधि योजना जो है कौन सा विभाग संचालित किया जा रहा है, कौन से विभाग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर है वन विभाग द्वारा ये घर घर औषधि योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान में औषधि पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 21-22 के बजट में घोषणा की गई कि वन विभाग फ्लैगशिप योजना है। ये कौन सी? घर घर औषधि योजना। उद्देश्य क्या है? निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु भावी पीढ़ी को औषधि पौधों के महत्व से परिचय कराना। योजना के तहत कौन कौन से औषधि पौधे हैं? तो तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा, कालमेघ प्रजाति के कुल 8 पौधे जो हैं उनका वितरण किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से पौधे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ प्रजाति के 8 कुल कितने? 8 पौधों का वितरण किया जा रहा है। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई ये फ्लैगशिप योजना है? तो वन विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। कब? 21-22 के बजट में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची दी है, सूची दूसरी दी गई है और दिवस दिए गए, इनको मिलाना है। तो इसमें मिला के देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहले का क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब है? तो 5 जून को। दूसरे का क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाई जाती है? तो 22 अप्रैल को। और ओजोन दिवस कब है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से पहले का सी इसमें दिया है, इन दोनों में सी और डी में। तो दूसरे का क्या है? ए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है इसका। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये पता है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में इसकी घोषणा की गई थी। जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 का, तो वहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 था, उसकी थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। तो पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका उद्देश्य जो है क्या है? पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करना। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। लोगों को ओजोन संरक्षण के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है ओजोन दिवस का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो पहला कथन क्या है? राजीविका जो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करता है।
कथन दूसरा जो दिया है, सहकारिता विभाग आजीविका का प्रशासनिक पर्यवेक्षण करने हेतु उत्तरदायी है। तो असत्य कथन देखना है इसमें, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसमें असत्य कथन कौन सा 26वें नंबर का? तो केवल जो दूसरा है ये क्या है, असत्य कथन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 को इसका स्थापित किया गया था। क्या? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो कब इसका स्थापना हुई थी? 2010 में हुई थी। किस लिए? राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय आधार सृजित करना। किसके लिए उद्देश्य था ये? जो ग्रामीण निर्धन है उनको स्थायी वित्तीय आधार सृजित करना, सतत आजीविका में वृद्धि, वित्तीय लोक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। घटक क्या है? वन धन विकास केंद्र, किसान उत्पादक संगठन निर्माण, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन और हड़ाती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 27वां नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित करना है। तो एमजी नरेगा जो जिसको स्कीम कहते हैं, मनरेगा भी, उसका क्या है कि प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित करना है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है दिया है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी है प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली, ऑप्शन सी मजदूर का भुगतान केवल बैंक या डाकघरों के माध्यम से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रमुख विशेषता कौन सी है इसमें से? तो प्रमुख विशेषता जो है इसकी, जो तीनों के तीनों दी गई है, तीनों इसका राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उद्देश्य में दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना। घटक क्या है इसके अंतर्गत? प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। जो प्रति वित्तीय वर्ष में 100 वर्ष, जो एक 365 दिनों में मिनिमम 100 डे की जो मजदूरी है वो सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए, इसमें कौन सा सही कथन है ये बताना है हमको। देख लेते हैं। पहला कथन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी का चयन किस लिए SECC 2011 के सम्मकों के आधार पर किया गया है। कथन दूसरा यह, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लोकसभा सांसद अनिवार्यता अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ही अनुशंसा करने के लिए बाध्य हैं। तो इसमें क्या है गलत ये बताना है। तो केवल एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर जो होगा 28वें नंबर का जो राइट आंसर है क्या है? सही कथन तो पहला है क्या, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अपने ही, क्या लिखा है कि सांसद जो है स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लोकसभा सांसद जो है वो क्या है, अनिवार्यता संसदीय क्षेत्र के लिए ही अनुशंसा करने के लिए बाध्य है। अपने ही जो इनका क्षेत्र है उसी पर अनुशंसा करने के लिए बाध्य है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसका शुभारंभ हुआ था। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये की भी सहायता दी जाती है। और मनरेगा के अंतर्गत 90 दिवस की दैनिक मजदूरी का प्रावधान था। तो ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत था। साथ ही इसमें क्या है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है उसमें क्या है, प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार है। जो प्रत्येक सांसद है उसको प्रति वर्ष कितना, 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का प्रारंभ कब हुआ इसका? 1993 में। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1993 में इसका प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या है, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर भी सिफारिश कर सकते हैं। तो इसीलिए गलत हो गया। इसमें क्या दिया था, अपने ही संसदीय क्षेत्र के लिए अनुशंसा करने के लिए बाध्य है। तो अगर कोई ऐसी गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है तो जो सांसद हैं, ये जो रुपया 5 करोड़ रुपये दिया जाता है प्रति साल, तो इसको अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर भी सिफारिश कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इस रुपये का। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, कार्यक्रम दिए हैं और प्रारंभ वर्ष दिया गया। सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहला कार्यक्रम क्या है, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। दूसरा है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तीसरा है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें क्या मिलाना है हमको, तो देख लेते हैं। तो इसमें है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है क्या है, ये 1986 से 1987 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा जो है क्या, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1993-94 में। और जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2005-06 में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ यहाँ कुछ,
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है और 4 जिलों में स्टार्ट किया गया था, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। कहाँ कहाँ पे? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में। उद्देश्य क्या है? आधारभूत ढांचे का विकास करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ाना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो 1986 1987 में। इसका क्या है उद्देश्य? तो अलवर और भरतपुर के 14 खंडों में मेव समाज की बहुलता है, इसलिए वहाँ स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, आवश्यक आधारित सुविधाओं का विकास करना। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 2005-6 में स्टार्ट किया गया। राज्य का दक्षिणी मध्य भाग पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह 5 जिलों और 16 खंडों में क्रियान्वित हुआ। इसका प्रमुख घटक क्या है? जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई और पशुपालन आदि। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार, नेक्स्ट क्या है? स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वाविवेक जिला विकास योजना की शुरुआत की गई। योजना अंतर्गत क्या है? कार्यों के संपादन के लिए अधिकृत प्राधिकारी कौन कौन है? तो स्थानीय समुदायों की आवश्यकता के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए कौन सा स्वाविवेक जिला विकास योजना की शुरुआत की गई? ये जो योजना की शुरुआत की गई, इसके संपादन जो कौन करेगा, कौन सा अधिकारी है? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए ब्लॉक विकास अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी ग्राम विकास अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है जिला कलेक्टर जो है वो कौन सा स्वाविवेक जिला विकास योजना के अंतर्गत जो शुरुआत की गई उसमें क्या है? कार्य संपादन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें। कब स्टार्ट हुई थी? 2005-6 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी? स्वाविवेक जिला विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वाविवेक जिला विकास योजना का उद्देश्य है न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विद्यमान स्थितियों के अनुसार कार्यों को पूर्ण करना। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, विद्युतीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये इसके प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31। कथन दिए हैं 2, इसमें असत्य कथन को चुनना है हमको, तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया, राजस्थान में चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति की स्थापना का प्रावधान है। तो राजस्थान में चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति की स्थापना का प्रावधान है क्या? कथन दूसरा दिया है कि चारागाह भूमि विकास समिति की अध्यक्षता जो कौन करता है? ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जाती है। तो इसमें असत्य कथन को हमें चुनना है। तो ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना तो 1 ना तो 2। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 और जो 2 हैं दोनों गलत हैं। तो इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। चारागाह भूमि विकास समिति जो है क्या है? ग्राम स्तर पर 5 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है वार्ड पंच द्वारा की जाती है। जो वार्ड का पंच होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है किसकी? चारागाह भूमि विकास समिति की, और 5 सदस्यीय समिति है इसमें। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब? 11 फरवरी 2022 को किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 32 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है? सामलात भूमि, कौन सी सामलात भूमि की श्रेणी में शामिल भूमि को निम्न भूमि जो है उनमें किसको चिन्हित किया गया है? तो देखते हैं। ए है गोचर, 1 है गोचर, दूसरा चरनोट भूमि, तीसरी चारागाह भूमि, चौथी ग्राम वन भूमि। तो इसमें कौन सी ऐसी भूमि है जिसको किसमें शामलात भूमि की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा 32वें का, तो इसका ऑप्शन डी है। ये चारों की चारों जो हैं क्या? शामलात भूमि की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया। शामलात भूमि यह सामुदायिक भूमि संसाधन है। इसका उपयोग पूरे गांव समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। गरीब ग्रामीण लोगों की निर्भरता राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में अधिक होती है। यह गैर खातेदार श्रेणी की भूमि होती है तथा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के कानूनी अधिकार में होती है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी गोचर, चरनोट, चारागाह भूमि, ग्राम वन भूमि, इन सबको किसमें? शामलात भूमि के श्रेणी के अंतर्गत लाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। 33 देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है। निम्न में से पंचायती राज संस्थाओं का मूल कार्यों का चयन करना है। तो पंचायती राज संस्था जो है उनके जो मूल कार्य हैं उनका चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, बी पीईएससी अनुसूचित क्षेत्र जो पेशा एक्ट है अनुसूचित क्षेत्र के नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना, सी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, या डी उपयुक्त सभी। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर है
उपर्युक्त सभी, ये तीनों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना भी होता है इसका उद्देश्य। साथ ही क्या है, पेशा अनुसूचित क्षेत्रों के नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी देखना। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से प्रारंभ किया था, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके। फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और फिर क्या होता है, केंद्र और राज्य द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप और विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है तब से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में क्या क्या रखना है, 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा मिल गया। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जो वर्तमान उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या नागौर जिले से इनका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया। और इसका जो उद्देश्य मूल कार्य कौन कौन से हैं, तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, पेशा एक्ट को अनुसूचित क्षेत्रों पर नियमों प्रभावी करना, और ठोस और तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन है लोकल लेवल पर उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में बेसिक टाइड अनुदान का उल्लेख किया गया है। जो 15वां वित्त आयोग है उसकी अंतिम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, बेसिक टाइड अनुदान का उल्लेख किया गया। अनुदान की इस विशिष्ट श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, तो ये देख लेते हैं। जो बेसिक टाइड अनुदान जो उल्लेख किया गया है, इसमें जो अनुदान की विशिष्ट तरह का जो श्रेणी है, इसमें कौन सी मदों को शामिल किया गया है, तो देखते हैं। 1 पेयजल आपूर्ति, 2 स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था, 3 शमशान स्थलों की मरम्मत, या चौथा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण। तो इसमें कोड दिया है, ए जो दिया है 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 3, या डी 2 3 1 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर का। 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या है, 1 और 4, मतलब पेयजल आपूर्ति और जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जो है वो किस लिए, ये जो बेसिक टाइड अनुदान का उल्लेख किया गया विशेष श्रेणी का, इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है मदे। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। 15वां वित्त आयोग अवधि कब से कब तक की है 15वें वित्त आयोग की, तो 21-22 में रही है और 25 से 26 तक की रहेगी। अनुदान का 40% बेसिक अनटाइड एवं 60% जो है वो क्या है, बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में भुगतान करने की अनुशंसा। अनटाइड अनुदान क्या है, स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक भवन परिसंपत्तियों की मरम्मत जैसे विद्यालय, शमशान, सड़क, खेल उद्यान आदि के लिए दिया जाएगा अनटाइड अनुदान। और टाइड अनुदान जो है वो किस लिए दिया जाएगा, तो स्वच्छता, ओडीएफ ओपन डेफिसिट फ्री जो स्थिति को उसको बनाए रखने के लिए टाइड अनुदान दिया जाएगा। और पेयजल आपूर्ति और जल संचयन और पुनर्चक्रण के लिए भी टाइड अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 6वां राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के मध्य जो वित्तों का आवंटन है वो क्रमशः कौन से रेशियो में किया जाएगा, तो ऑप्शन देखते हैं 10:20:70, बी दिया है 5:20:75, सी दिया 8:22:70, या डी 15:20:65। तो 6वां जो राज्य वित्त आयोग है उसकी सिफारिश के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के जो मध्य है आवंटन किस अनुपात में क्रमशः होगा, तो इसका राइट आंसर जो है क्या है, 5:20:75। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या है, सिफारिश की 55% राशि जो मूलभूत विकास कार्य के लिए दी जाएगी। अध्यक्ष कौन है 6वें वित्त आयोग के राज्य के, तो प्रद्युम्न सिंह है। कौन है, प्रद्युम्न सिंह है। और ये अवधि कब से कब तक की है, 2021 से 24-25 तक। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो केंद्रीय राज्य वित्त आयोग है 15वां, उसकी अवधि कब से कब तक है, तो 21 से 22 तक के, 21 से 22 से 25-26 तक की। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नेशनल लेवल पे, इनका नाम नहीं दिया था, इनका एनके सिंह नाम है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। और ये जो 6वें राज्य के वित्त आयोग है इनके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह है। अवधि कब से कब तक बता दी, 2021 से 24-25 तक। सिफारिश क्या है, 55% जो राशि होगी मूलभूत एवं विकास कार्य के हेतु यूज होगी, और 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिक युक्त योजनाओं की होती है, और 5% की राशि विभिन्न शेष कार्यक्रमों के लिए बचा ली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36। इसमें क्या है, केंद्रीय कथन क्या है पहला, और कथन 2 दिए हैं, का बताना सही कथन। विकेंद्रीकृत सहभागिता में वृद्धि करने के लिए राज्य के पंचायती राज विभाग की पंचायत विकास योजना के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरुआत की गई है। और कथन दूसरा जो है क्या है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों के आबादी क्षेत्रों में डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित व्यक्ति को पट्टा प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है केवल 2 जो है कथन वो दूसरा सही है और पहला गलत है। तो देख लेते हैं क्या है।
पंचायती राज विकास भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। सबकी योजना सबका विकास जन अभियान के अंतर्गत सहभागी और एकीकृत पंचायत विकास योजना तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती है। स्वामित्व योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 से यह पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यक्रम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों के मुखिया जो है उनके अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना, तो ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, तो इसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रूडा की स्थापना की गई। किसकी? रूडा की स्थापना की गई। किस लिए? राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है, स्थायी आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए रूडा उप क्षेत्रीय एकीकृत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो इसमें बताना क्या है, असत्य कथन कौन सा है? तो केवल एक, या ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2, मतलब ये दोनों के दोनों जो कथन है सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, इसकी स्थापना को हुई थी 1995 में। उद्देश्य क्या है? स्थायी आजीविका के व्यवहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। सुधार, कौशल विकास, तकनीकी विकास, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन आदि, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं। इसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण के? चमड़ा है, ऊन एवं वस्त्र और लघु खनिज, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या 38, आर्थिक समीक्षा 22-23 जो आई है, इसमें क्या है? इसके अनुसार राज्य में जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, GSVA जो होता है, उसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो उद्योग क्षेत्र का योगदान कौन सी कीमत पर पूछ रहा है? प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो ऑप्शन ए 41.26%, ऑप्शन बी 27.31%, ऑप्शन सी 35.36% या ऑप्शन डी 21.26%। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर का राइट आंसर है 27.31% के आसपास किसका योगदान रहा है? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान रहा है? तो 27.31%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय क्षेत्र 22-23 में GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो 27.53%। औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र में कौन सा? निर्माण क्षेत्र। सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? विनिर्माण क्षेत्र का। फिर कौन सा? निर्माण क्षेत्र का। फिर विद्युत गैस जलापूर्ति और खनन और उत्खनन। और औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो वार्षिक वृद्धि दर रही है 9.18% की, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और सर्वाधिक योगदान के उपक्षेत्र देखें अगर इसमें उद्योग क्षेत्र में, तो वो रहा है किसका? विनिर्माण, फिर निर्माण का, फिर विद्युत गैस जलापूर्ति का, और उसके बाद खनन उत्खनन का, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। IIP के संबंध में 3 कथन दिए हैं, देख लेते हैं। पहला दिया है, IIP का राज्य जो है त्रैमासिक आधार पर संकलन किया जाता है। 15-16 को IIP का आधार वर्ष नियत किया गया है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला विनिर्माण, खनन और विद्युत पर आधारित है। तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो केवल जो तीसरा कथन है वो क्या है? सही कथन है। बाकी देख लेते हैं पहला दूसरा गलत क्यों है। तो आधार वर्ष 2011-12 है, तो इसलिए पहला दूसरा गलत हो जाता है। और जो मासिक आधार पर निकाला जाता है, ना कि त्रैमासिक आधार पर, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर जो इसमें दिया है IIP क्या है? एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के जो उत्पादन है उनकी मात्रा में परिवर्तन को मापने वाला संकेतक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। महत्व क्या है? वित्त मंत्रालय और RBI द्वारा नीति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। और सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिए IIP एक अत्यंत जो है प्रासंगिक सूचकांक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं 40, राज्य में विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत उपलब्ध ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो राज्य में जो विनिर्माण क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया, इसमें क्या किया गया? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया। इसके तहत क्या होता है? ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो जो अधिकतम सीमा है ऋण की वो कितनी है इस योजना के तहत? तो देख लेते हो। ऑप्शन ए दिया 25 करोड़, बी 100 करोड़, सी 10 करोड़ या डी 50 करोड़ रुपए। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा?
अधिकतम सीमा कितनी 10 करोड़ रुपए तक का दिया जाएगा और 5% तक का अनुदान। तो ये ध्यान में रखिएगा, 5% का अनुदान और 15% वो सॉरी 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। और जो इसमें दिया है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, किसके उद्देश्य, ऊपर हमने देख लिया। वर्तमान उद्यमों का जो विस्तार है, आधुनिकीकरण और विविधता करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 13 2019 को। तो ये ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अगर पूछ ले कब स्टार्ट हुई थी 2019 में हुई थी। और अधिकतम ऋण कितना प्रदान करते हैं, 10 करोड़ रुपए तक का। और अगर अधिकतम सब्सिडी पूछ ले तो 5% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा निर्यात की पहचान आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई। निम्न में से निर्यात से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों को चिन्हित करना है। तो राज्य सरकार द्वारा निर्यात की पहचान जो है किस लिए की गई, आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई। इसमें जो नीचे दिए गए हैं उनमें से क्या चिन्हित करना है, अप्रत्यक्ष लाभों को चिन्हित करना है निर्यात से प्राप्त होने वाले। तो इसमें देखते हैं, पहला क्या, बाजार के अवसरों का विस्तार। दूसरा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तीसरा, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। चौथा, तकनीक में उन्नयन। तो इसमें कोड दिए हैं, ए है पहला तीसरा, बी दूसरा, केवल दो, सी क्या है 1 3 4, या डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो इसमें पहला तीसरा चौथा जो इसके क्या है, अप्रत्यक्ष लाभ है, किसके, निर्यात से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ है, पहला तीसरा और चौथा। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निर्यात वे वस्तुएं तथा सेवाएं हैं जो देश में उत्पादित की जाती हैं और दूसरे देशों में खरीदार द्वारा बेची जाती हैं। ये तो हम एक परिभाषा बता दी निर्यात की। निर्यात जो है आर्थिक हस्तांतरण के सबसे बड़े रूपों में से एक है। महत्व क्या है, राष्ट्र के व्यापार संतुलन में महत्वपूर्ण है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन कौन सी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, कपड़ा है, धातु है, हस्तशिल्प वस्तुएं, रसायन और वस्तुओं का राज्य के कुल निर्यात में कितना योगदान है। ये जो 5 वस्तुएं दी हैं, इन 5 वस्तुओं का कुल राज्य के निर्यात में योगदान कितना है, तो 60% के आसपास है। ये सब चीज़ें हम अपने जो इकोनॉमी सर्वे हमने पढ़ा है उसमें सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा जाके, फिर टेस्ट लगा सकते हैं दोबारा आके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 कथन दिए हैं 2, इसमें क्या बताना है, सही कथन चुनना है। तो पहला कथन क्या है, एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, निर्यात क्षमता वाले उत्पाद और सेवाओं की पहचान कर प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात के रूप में स्थापित करना। कथन दूसरा है, राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बताना है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, या डी ना तो 1 ना तो 2। तो 42वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, पहला और दूसरे जो दोनों कथन है सही है। मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, निर्यात क्षमता वाले उत्पाद और सेवाएं जो हैं उनकी पहचान करना और प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना। और साथ ही जो क्या होगा, कथन दूसरे में दिया, राज्य के जो सभी जिले हैं उसमें जिला कलेक्टर जो होगा उसकी अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 43 नंबर, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के उद्देश्यों से संबंधित असंगत कथन बताना है, मतलब गलत कथन बताना है, को चिन्हित करना है निम्न जो दिया है नीचे। तो इसमें क्या है, ए दिया है संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, बी है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन करना, सी हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा 6 से क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या असंगत कथन को चिन्हित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई भी असंगत कथन नहीं। मतलब संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी प्रोत्साहन करना और हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य विनिर्माण सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना, 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना और योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ प्रदान करना। कौन, थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, ये सब प्रदान करना किसकी उद्देश्य है, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, कौन सी, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। तो इसमें क्या है, अंतर्निहित प्रमुख प्रावधानों से असंगत कथन का चयन करना है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में अंतर्निहित प्रमुख प्रावधानों से असंगत कथन का चयन करना है। 3 कथन दिए हैं,
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण करना, प्लग व प्ले सुविधाओं का सरलीकरण करना और नवीन स्टार्टअप नीति का निर्माण करना। तो इसमें एक दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी दो तीन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 नंबर का क्या है, डी। तो इनमें से कोई भी नहीं असंगत कथन है, मतलब तीनों के तीनों सही कथन है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान औद्योगिक नीति के बारे में आगे कुछ दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिले। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 45, कंपनी अधिनियम 2013 में विद्यमान कारपोरेट सामाजिक दायित्व जो CSR होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, की अवधारणा में निम्न में से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। तो ए भूख गरीबी कुपोषण का उन्मूलन करना, बी पर्यावरण संबंधी सुनिश्चितता, सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान या डी उपयुक्त सभी। तो 45 कंपनी अधिनियम 2013 है, उसमें CSR के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर जो होगा 45 का वो होगा डी। ये भूख और गरीबी कुपोषण के लिए भी दे सकते हैं CSR में जो पैसा होता है, और पर्यावरण संबंधी सुनिश्चितता के लिए भी, और राष्ट्रीय जो राहत कोष योजना है प्रधानमंत्री, उसमें भी दे सकते हैं। तो CSR एक अवधारणा में क्या है, कंपनियों द्वारा पर्यावरण सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभाव का आकलन करना और जिम्मेदारी लेकर सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है। CSR लागू होने के लिए शर्त क्या है, ऐसी कंपनी जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए या कुल संपत्ति जिस कंपनी की कितनी 500 करोड़ हो, या उसका शुद्ध जो लाभ होगा 5 करोड़ रुपए के आसपास होगा, तो वो कितना CSR लागू होता है उन कंपनियों पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46, दो कथन दिए गए हैं, इसमें सत्य कथन बताना है। तो कथन एक दिया है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा दिया है इसमें, तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्या बता रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। कथन दूसरा बता रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 जो है, इसके अंतर्गत कितने कुल 352 सुधार बिंदु शामिल किए गए। तो सत्य कथन बताना है कि ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो, या ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो 46 नंबर का राइट आंसर जो होगा क्या है, एक पहला और दूसरा दोनों सही हैं। देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है, उसका उद्देश्य क्या, व्यवसाय और उद्योगों की स्थापना के लिए नियामकीय प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाना। प्रमुख घटक क्या है, ऑनलाइन स्वीकृति जारी करना, निरीक्षण का युक्तिकरण करना, एकल खिड़की स्वीकृति स्टार्ट करना, नीतिगत सुधार करना। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य क्या है, उद्योग विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु किसको, उद्योग विभाग को क्या किया गया, नोडल विभाग नियुक्त किया गया। और ये जो रैंकिंग है जारी कौन करता है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसको शॉर्ट फॉर्म DPIIT भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47, राजस्थान में मंत्री परिषद के स्थान पर निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। जो राजस्थान का मंत्री परिषद है, उसमें क्या है, स्थान के लिए निवेश प्रस्तावों और अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किस लिए किया है, जो किया गया उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता में ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया मुख्य सचिव, बी मुख्यमंत्री, सी वित्त मंत्री या डी वित्त सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री जो है किसकी, जो राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता करता है इसकी मुख्यमंत्री। देखते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। वन स्टॉप शॉप प्रणाली उद्देश्य क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सुदृढ़ करना, वृहद निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करना, अपेक्षित अनुदान स्वीकृतियां अनुमति त्वरित गति से प्रदान करना। वन स्टॉप शॉप की अवधारणा के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। क्या है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड जो है राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो रीको जो है द्वारा विकसित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को उनके जिलों के साथ सुमेलित करना है। जो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में RICO भी कहते हैं, रीको। तो ये जो है इसके द्वारा क्या है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, उनसे संबंधित जिले हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं मिला के क्या होगा। तो इसमें देखते हैं क्या है, पहला जो तेजपुर है उसका संबंध कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से है। और जो दूसरा है क्या है, राम आसपुर, तो इसका संबंध किससे, बांसवाड़ा से है। और जो गोल है उसका संबंध कहाँ से, नागौर से है। तो गोल का संबंध नागौर से है, तेजपुर का संबंध है चित्तौड़गढ़ से, और राम आसपुर का किस्सा है बांसवाड़ा से। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। पहले का ए, दूसरे का सी, और तीसरे का क्या होगा, ए, तीसरे का होगा बी। तो ये मिला लीजिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीको द्वारा राज्य में विभिन्न औद्योगिक पार्क जोन का विकास किया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास निम्न में से कौन सी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है तिमरी जोधपुर, बी दिलोट अलवर, सी सीतापुर जयपुर, या डी कालड़वास एक्सटेंशन करौली में। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ये है औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। कौन सा? तिवरी जोधपुर में। तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। रीको द्वारा राज्य में विकसित विशेष पार्क जोन में एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर में, कोटा अलवर और श्रीगंगानगर में। औद्योगिक क्षेत्र तिवरी जो है जोधपुर में 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित किया गया। तो यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसको कहाँ विकसित किया गया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में? तो कहाँ पे? औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर तिवरी में। और जापानी जोन भी नीमराणा में, नीमराणा जो अलवर में पड़ता है वहाँ पे विकसित किया गया। धिलोट अलवर में भी इसको जापानी जोन स्टार्ट किया गया। और विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे? बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुर जयपुर। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पे स्टार्ट की गई? जयपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा। 50वां देखते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राशिकों के संबंध में दो कथन दिए हैं, इसमें से बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो इन दोनों कथनों से संबंधित असत्य कथन चुनना है। तो पहला कथन देखते हैं क्या है। राज्य की जो है लघु औद्योगिक इकाइयों और हस्तशिल्पियों की सहायता, प्रोत्साहन तथा उत्पादित वस्तुओं का समुचित विपणन राशिकों का प्रमुख उद्देश्य है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 राशिकों का महत्वपूर्ण फ्लैगशिप आयोजन है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या है? केवल दूसरा इसका असत्य कथन है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 राशिकों द्वारा महत्वपूर्ण फ्लैगशिप आयोजन नहीं है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून 1961 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? बाजार की मांग के अनुरूप नवीन तकनीक व डिजाइन के साथ नए उत्पाद पेश करना, समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और प्रोत्साहन के लिए कल्याणकारी योजना निर्मित करना। और अन्य घटक कौन कौन से हैं? राजस्थान एम्पेरियल जयपुर और इनलैंड कंटेनर डिपो भीलवाड़ा निर्माणाधीन है ये भी, और जयपुर जोधपुर में। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में जो पड़ता है इसको, ये सब अन्य घटक हैं इसके। किसके? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? 51। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान हस्तशिल्पी नीति 2022 को लागू किया गया है। इस नीति से असंगति या सहमत होने वाले तथ्यों को चिन्हित करना है। तो गलत कथन बताना है इस नीति से जो असंगत है, तो उसको बताना है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया हस्तशिल्प उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन। बी क्या दिया हुआ है? दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या है? पारंपरिक विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करना। तीसरा है प्रति माह राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प सप्ताह आयोजन करना। तो कोड दिए हैं ए बी सी डी। पहले में क्या है? एक और दो। दूसरा क्या है? दो तीन। तीसरा केवल तीन, या दूसरा चौथा है क्या है? एक, पहला और तीसरा। तो इसमें असत्य कथन हमें चुनना है। तो इसमें क्या है राइट आंसर 51 नंबर का? तो सी है। क्या है? केवल जो तीसरा है वो क्या असत्य है। तो प्रति माह राष्ट्रीय स्तर पर जो हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाना है ये गलत दिया है। बाकी हस्तशिल्प उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अंतर्गत। साथ ही पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति का प्रमुख घटक क्या? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। यह उद्देश्य क्या? राज्य के हस्तशिल्पियों को उत्थान करना, कारक उन्नत करना, विपणन सहायता और शिल्पग्रामों का विकास करना, प्रतिवर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करना, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना, ब्रांड निर्माण, हस्तशिल्प पार्क, डिजाइन केंद्र, बिक्री केंद्र का निर्माण करना। विश्व शिल्प परिषद द्वारा 2016 में जयपुर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया था। तो विश्व शिल्प परिषद है एक, उसके द्वारा 2016 में क्या था? जयपुर शहर जो है इसको विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम का क्रियान्वित जो है वो विभिन्न ऋण योजनाओं में कौन सी योजनाएं शामिल नहीं हैं? कौन सी ऐसी ऋण योजनाएं नीचे दी गई हैं जो एमएसएमई इकाइयाँ जो उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है नहीं राजस्थान वित्त निगम के अंतर्गत? तो युवा उद्यमिता दिया है एक, दूसरे पे दिया है स्विच ओवर ऋण योजना, तीसरा दिया एकल खिड़की योजना, चौथा फ्लेक्सी ऋण योजना। तो इसमें कोड बताना है कौन सा सही है। ए है केवल दो, बी केवल तीन, सी दो चार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन में। राजस्थान वित्त निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। और पूंजी कितनी स्टार्ट की, अधिकृत पूंजी थी 100 करोड़ रुपए की। परामर्श किया, सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट हेतु ऋण दिया। गुड बोरोवर्स ऋण योजना के तहत लघु अवधि ऋण योजना, कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना और गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड योजना भी इसके तहत दी जा रही है। प्रमुख क्या है कार्य इसके, एमएसएमई श्रेणी की इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ना कि अल्पकालिक। ये ध्यान में रख लीजिएगा। एमएसएमई श्रेणियों को किसका, राजस्थान वित्त निगम जो इसका। राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, साथ ही स्थापित उद्योगों के विस्तार और विविधीकरण के ऋण स्वीकृत करना। तो ये सब चीजें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, राज्य के औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी जो है सुनिश्चित करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। तो राज्य के जो औद्योगिकीकरण है उसमें क्या है, युवाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवा जो उद्यमी है उनकी अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो कितने अधिकतम आयु तक की जो युवा है वो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। तो इसमें दिया ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 50 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 53 क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है 45 ईयर तक के जो अधिकतम युवा हैं वो क्या कर सकते हैं, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रारंभ कब हुई थी, 2013-14 में युवा उद्यमिता योजना। प्रारंभ कब हुई थी, 2013-14 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य क्या है, राज्य में युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। पात्रता कौन कौन है, युवा उद्यमी की अधिकतम आयु कितनी, 45 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही वो राज्य का निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता का मिनिमम आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक कुछ भी हो सकता है। युवा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितनी, 1000 जो इकाइयाँ हैं उनको क्या किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। स्टार्ट कब की गई थी, 2013-14 में। 54 देखते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए दिया है क्या भारत का महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसे वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट विकास निधि स्थापित की गई है। दूसरा है डीएमआईसी परियोजना भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। तो असत्य कथन इसमें से बताना है। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें असत्य कथन बताना है हमको 54 वाले नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें असत्य कथन 1 और जो 2 हैं दोनों के दोनों असत्य हैं। तो देख लेते हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में। यह 3.6 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उद्देश्य क्या है, भारत को वैश्विक विनिर्माण तथा व्यापार क्षेत्र में के रूप में स्थापित करना। कुल लंबाई 15.4 किलोमीटर की, 38% भाग राजस्थान के जिले से होकर निकलेगा। 13 जिले शामिल है राजस्थान के इसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में। कुल 6 राज्यों से संबंध है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, तो ये दिल्ली से निकलेगा, हरियाणा से निकलेगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है इसका विकास कोष क्या है, विकास कोष की स्थापना भारत और जापान दोनों देशों की समान भागीदारी से की गई है। तो अगर इसकी जो कोष की स्थापना वो किससे की गई है, भारत और जापान दोनों के समान भागीदारी से इसकी स्थापना की गई है। प्रथम चरण में क्या होगा, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो पहले चरण में किसका किसका, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र, और दूसरा कौन सा रहेगा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो इतनी चीज इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 55 नंबर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निम्न में से बोर्ड द्वारा क्रियान्वित संचालित प्रमुख योजनाओं को चिन्हित करें। तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो निम्न में से क्या है, बोर्ड द्वारा क्रियान्वित संचालित योजनाओं का चिन्हित करना है। तो 3 योजनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, दूसरा क्या है, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, तीसरी फाइनेंसिंग अगेंस्ट एसेट्स योजना। तो इसमें कोड से बताना है कौन कौन सी योजना चिन्हित की गई हैं। तो पहला ए है 1 और 2, बी है 2, 3, सी 1, 3 या डी 1, 2, 3। तो इसमें क्या राइट आंसर है 55 का। तो 55 का है पहली और जो दूसरी योजना है इसको चिन्हित किया गया किसमें, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनमें क्या है, इन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित और संचालित की योजनाओं को चिन्हित किया गया।
तो ये आगे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ लोड करें, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें ध्यान रखना है तो ये ध्यान में रख सकते हैं। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। ये कभी कभी मिलान के लिए पूछ सकते हैं आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, खनिजों की उपलब्धता और विविधता में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। निम्न में से कौन से खनिजों का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। तो कौन से ऐसे खनिज दिए गए नीचे जिनके नाम जो केवल राजस्थान में ही जिनका उत्पादन होता है, तो देख लेते हैं क्या है। ए है सीसा और जस्तायस्क, दूसरा है सेलेनाइट, तीसरा है क्या है कैल्साइट, और चौथा है क्या है वॉलेस्टोनाइट। तो वॉलेस्टोनाइट हो गया, कैल्साइट, सेलेनाइट, सीसा, जस्तायस्क। तो इनमें से कौन से ऐसे खनिज है जो केवल राजस्थान में होता है जिनका उत्पादन। तो इसमें देखते हैं कोड में क्या दिया है। ए दिया है 1 और 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, या डी उपरोक्त सभी। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, डी। ये सारे के सारे जो है सीसा, जस्तायस्क, सेलेनाइट, कैल्साइट और वालेस्टोनाइट जो है ये चारों क्या है, केवल राजस्थान में ही इनका उत्पादन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की एम सैंड नीति जो है मैन्युफैक्चरिंग सैंड नीति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नीति के अंतर्गत राज्य की निर्माण कार्यों में न्यूनतम कितनी 50% एम सैंड का उपयोग की अनिवार्यता रखी गई है, पहला दिया। और दूसरा क्या है, एम सैंड इकाई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2009 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। तो सही कथन चुनना है इनमें से। तो ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो एम सैंड नीति 2020 के संबंध में कौन से कथन इसमें से सही है, तो इसमें देखना है कौन से कथन सही है। तो केवल दूसरा जो कथन है क्या है, ये सही है। और बाकी देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। उद्देश्य क्या, अवैध बजरी खनन परिवहन पर रोक लगाना, खनन क्षेत्रों में माइनिंग वेस्ट की समस्या का समाधान करना, उपभोक्ताओं को बजरी स्थानीय स्तर पर बढ़ाना। क्या है कि राज्य की कार्यों में मिनिमम कितना है, 25%, ना कि 50% यहाँ पे दिया है। तो 50% नहीं, 25% के आसपास एम सैंड का उपयोग अनिवार्यता है। और एम सैंड की गुणवत्ता जो है IS कोड 383 2016 के आसपास अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य के प्रमुख सार्वजनिक उद्यमों में से एक है। इसका मुख्यालय राजस्थान के किस जिले में है, तो कौन से जिले में पड़ता है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय। तो ए है जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी कोटा। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, 58 का राइट आंसर होगा उदयपुर में यह पड़ता है मुख्यालय किसका, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका उद्देश्य क्या है राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड का, तो राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करना, उत्खनन करना। ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत प्रावधानों के तहत 1974 में इसको स्थापित किया गया था। प्रमुख कार्य क्या है, तकनीकी नवाचार करना, खनिज आधारित प्रोजेक्ट विकसित करना, लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का लिग्नाइट उपलब्ध कराना, जैसलमेर में पवन ऊर्जा फर्मों की स्थापना करना, और ये सब बाकी इसके मेन कार्य हैं। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, राजस्थान के तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में असंगत कथन बताना है हमें। तो इसमें क्या है, पहला कथन है और कथन दूसरा है। तो पहला कथन में क्या दिया, राजस्थान कच्चे तेल का बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो राजस्थान है क्या दिया है, कच्चे तेल के में बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राज्य का। दूसरा कथन दिया, राज्य में ऐश्वर्या तेल क्षेत्र में सर्वप्रथम खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो इसमें कोड दिया है केवल 1, कोड नंबर बी है केवल 2, कोड नंबर सी 1 और 2, कोड नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी असंगत कथन बताना है, गलत कथन। तो इसका दूसरा जो है इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये दूसरा जो कथन है ये गलत है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। भारत के कच्चे तेल में कुल उत्पादन में राज्य का जो योगदान है कितना है, 20% के आसपास योगदान है राजस्थान का। द्वितीय स्थान पर आता है। बॉम्बे हाई 40% प्रथम स्थान के साथ आता है। और मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो अगर राजस्थान ने पूछे सर्वप्रथम व्यावसायिक खनिज तेल का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये क्या है, मंगला तेल क्षेत्र। तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा, मंगला तेल क्षेत्र से प्रथम व्यावसायिक उत्पादन स्टार्ट हुआ था राजस्थान में। और वर्तमान में 14 क्षेत्रों से उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोलियम जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, पेट्रोलीफेरस क्षेत्र जो है बाड़मेर, जालौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। तो ये सब क्या है, पेट्रोलीफेरस क्षेत्र आते हैं अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन।
राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना, कौन सी परियोजना? राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना की स्थापना के लिए क्या हुआ? एचपीसीएल हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के मध्य क्या हुआ? वित्त पोषण का ऋण इक्विटी अनुपात क्या तय हुआ? तो ये पूछ रहा है बेसिकली जो राजस्थान सरकार है और जो एचपीसीएल है उसके बीच जो ऋण इक्विटी अनुपात कितना तय हुआ, किसके लिए, कौन सी परियोजना के लिए? तो राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए। तो ऑप्शन दिया है 1:2, बी दिया है 2:1, सी 3:1 या डी 1:3। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2:3 के अनुपात में ये क्या किया गया है? इक्विटी तय की गई है। तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का क्रमशः 74 और 26% की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। विशेषताएं क्या है प्रमुख? शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो पंचपदरा बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। कब? जनवरी 2023 को। तो ये ध्यान में रखिएगा, लेटेस्ट स्कीम है, परियोजना है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनवरी 2023 में राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना की स्थापना हुई। जनवरी 2023 से इसका शुभारंभ हुआ और इसका जो रेशियो है 74:26 है, जिसमें एचपीसीएल का 76% है और राजस्थान सरकार का कितना 26% है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। लागत कितनी आई? तो 43,129 करोड़ रुपए। कितनी? 43,129 करोड़ रुपए की लागत आई है। ऋण इक्विटी रेशियो 2:1 है। और क्षमता कितनी है? तो क्षमता है 9 मिलियन टन वार्षिक BS6 मानक युक्त उत्पादों का उत्पादन। लाभ 40,000 अप्रत्यक्ष और 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा ये। और साथ ही क्या कौशल विकास एवं आय में वृद्धि से जीवन गुणात्मकता में वृद्धि होगी। पेट्रोकेमिकल आधारित अन्य अनुषंगी उद्योगों का भी विकास होगा। तो इतनी चीजें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 61, राजस्थान सरकार द्वारा अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः क्या कितनी रखी गई? कुशल और अकुशल जो मजदूर हैं उनके लिए रिवाइज हुई थी ये मजदूरी दर, तो इसीलिए पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 259 271, ऑप्शन बी 271 283, ऑप्शन सी 259 283 या ऑप्शन डी 283 233। तो राइट आंसर क्या है? 259 और 283। जो अकुशल हैं उनके लिए कितना? 259 रुपये और जो कुशल श्रमिक है उनके लिए कितना? 283 रुपये की न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है। तो ये आगे एक्सप्लेनेशन दिया है, थोड़ा छोटा लिख गया है, अगर अब इस पढ़ लीजिएगा इसको, पीडीएफ जो अपलोड करें जूम करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में संचालित निम्न परियोजनाओं को उनसे संबद्ध विभागों के साथ सुमेलित करना है। तो ये परियोजना दी गई है, इनको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कौन सी परियोजना किसके लिए है। तो पहला जो है ये कौन सी जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम है, योजना है, किसके अंतर्गत आती है? सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत। शुभ शक्ति योजना, तो शुभ शक्ति योजना किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी श्रम विभाग के अंतर्गत। और शहरी जल संवर्धन योजना किसके अंतर्गत आएगी? तो वो आएगी जन स्वास्थ्य के विभाग के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? बी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई श्रम पोर्टल को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्त कौन कौन सी है? तो ई श्रम पोर्टल जो है राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया। अगर पोर्टल पर कोई पंजीकरण करना चाहता है तो उसकी निर्धारित शर्त कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। ए है संगठित क्षेत्र का श्रमिक कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा दिया आयु वर्ग 16 से 59 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा है EPFO ESIC और NPS की सदस्यता ना होना। तो कोड में कौन सा कथन सत्य बताना है? तो ए है कि 1 2, बी ए दिया है दूसरा तीसरा, सी दिया है एक पहला और तीसरा, और डी क्या दिया? उपयुक्त सभी। तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका दूसरा तीसरा। तो यहाँ संगठित के अलावा असंगठित क्षेत्र भी जो श्रमिक हैं वो भी इसके लिए पंजीकरण के लिए कर सकते हैं इसमें। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। तो उद्देश्य क्या है? संगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हेतु एकीकरण और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार का लाभ ये ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो यहाँ क्या दिया है? संगठित क्षेत्र, तो इसको हटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के बेरोजगार शिक्षित युवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या हुआ? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू की गई। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किस लिए लागू की गई? तो राजस्थान के जो बेरोजगार शिक्षित हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये लागू की गई। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो इसकी शुरुआत हुई, ऑप्शन दिया है ए 1 फरवरी 2019, बी 15 अगस्त 2021, सी 12 जनवरी 2022 या डी 1 फरवरी 2021। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 फरवरी
2019 को ये स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो एक्सप्लेनेशन आगे दिया है ये। 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई, अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता पुरुषों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह और महिला ट्रांसजेंडर दिव्यांगों के लिए 4500 रुपये प्रति माह। पात्रता क्या है? न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे का इंटर्नशिप अनिवार्य है। मेगा जॉब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना नामक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। कौन सी योजनाएं शामिल हैं? एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। कौन सा? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। उसके अंतर्गत ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी योजनाएं शामिल हैं। तो 3 योजनाओं के नाम दिए हैं। पहला है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, दूसरी है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, तीसरी है समर्थ योजना। तो इसमें कोड दिया है, ए में दिया है पहला दूसरा, बी में पहला तीसरा, सी में केवल दूसरा, या डी में पहला दूसरा तीसरा। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको। तो 65वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? तो पहला दूसरा तीसरा जो तीनों की तीनों स्कीम दी गई हैं, तीनों की तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? किस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत आती हैं? तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना नामक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत ये तीनों की तीनों योजनाएं आती हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो में कमी रह जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। गुड बाय।